संवत 1931 में ये महाराणा द्वारा ये जो ज़मीन है अलॉट की गई थी। 54 में वक्फ बोर्ड में दर्ज है और कोई भी ज़मीन किसी भी तरह से खुर्द-बुर्द नहीं की जा सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड की लापरवाही से बहुत सी ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई, हम मानते हैं। हमारा ये मानना है कि जब मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, तो हमें भी देवस्थान ट्रस्ट में मौका दिया जाए, उसमें भी हमें शामिल किया जाए। एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि इस वक्फ कमेटी में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा, दूसरी तरफ किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होगा। तो आप देख लीजिए इनके जो दिल की भावना किस तरह से बाहर आती है और किस तरह से झूठ से इस देश को चलाया जा रहा है, ये आपके सामने है। सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो बैठे हैं वो सरकार की नुमाइंदगी हैं। ठीक है। सरकार के सेक्रेटरी जो शासन सचिव के अंडर में काम करते हैं वो वक्फ को देखते हैं। तो ये फिर सरकार से अलग एक संस्था, इसे मुसलमानों की खाप पंचायत क्यों बताया जा रहा है? अब कोई आके खड़ा होकर ये कहता है कि आप इसके दस्तावेज बताएं, अगर आप दस्तावेज नहीं दे पाएंगे तो हम ये मानेंगे ये सरकारी भूमि है जी। तो ये उचित होगा? और कब्रिस्तानों ये सीधा सीधा मुसलमानों पर प्रहार है या नहीं? दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा मयूर जी, 60% जो ज़मीन है वक्फ की हैं वो कब्रिस्तान के नाम पे। ठीक है। 60% ज़मीन है कब्रिस्तान है जी। अब ये बोल रहे हैं कि वक्फ से होने वाली आमद का हम मुस्लिम समाज के सुधारीकरण के लिए, तो कब्रिस्तान से क्या आमद होती है? हाँ, तो वो वही नरेगा मजदूर की तरह क्या कब्रें खुदवाएंगे मुस्लिम युवाओं से? बात बताओ कि सरकारी जमीन आप कर सकते हो क्या दान? मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर हम कैसे कर सकेंगे? हमें किसी के आने से आपत्ति नहीं है, अगर लाना ही है आप बिल्कुल भेजिए, लेकिन वो आप रिवर्स भी कीजिए। आप सिर्फ एक मज़हब को टारगेट करके ये मत कीजिए कि क्योंकि वो वक्फ मुसलमानों का इसलिए हम गैर मुस्लिमों को भेजेंगे। आप अगर ऐसा है तो देवस्थान में भी मुसलमानों को लीजिए, अगर क्रिश्चियंस के कोई बोर्ड है तो उसमें भी सबको लीजिए। ऐसा कीजिए ना, आपके दो को क्यों, आप हर मज़हब से फिर एक लोगों को हर ट्रिब्यूनल में जोड़ लीजिए। एक बच्चे को प्यार से समझा के भी बताया जा सकता है और एक बदलाव बच्चे को थप्पड़ मार के भी कर सकता है। दोनों में फ़र्क है। हम बदलाव किस तरीके से चाहते हैं और किस हद तक चाहते हैं ये मायने रखता है। ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर मस्जिद मंदिर करके ख़त्म करना चाहती है मज़हब को। आप कानून लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाइए, आप कानून लाइए। जो हमारी माँ बहनों पे आए दिन जो बलात्कार होते हैं उन पे लाइए कानून, हम आपके साथ खड़े हैं। और हम यही तो कह रहे हैं, ये सरकार सिर्फ संविधान को तोड़ के अपने जो वो कहते हैं ना हम दो हमारे दो वाली सरकार है, रंगा बिल्ला की सरकार, उसके नियमों को और उनको टॉप पे पहुंचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। आप यूपी में देखिए, अगर मैं अभी काली पट्टी बांध के आ जाता है जिस तरह से यूपी में किया, 2 लाख रुपए का मुचलका कर दिया उन पे, तो ये संविधान क्या सही है? सिर्फ काली पट्टी बांधने पे सेट में कितना है? ये आप पे तो मुझे लग रहा है 20 लाख का कर देंगे जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, लेकिन आपका नाम मयूर इसलिए आप पे शायद नहीं होगा जी। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे मजहबी मामले में दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? ये तो लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेसी की कंट्री है, आप इसमें किसी मजहब को टारगेट नहीं कर सकते हो और अभी चल यही रहा है। सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले आँख फोड़ देती है फिर चश्मे दान करती है। वाह 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 वाह। मैं बताता हूँ, सांसद क्या सारे मुसलमान थे जिन्होंने अपोजिशन में वोट दिया था? उनके गद्दार के पोस्टर लगे ना। नहीं, वो तो ये सरकार की एक टेंडेंसी हुई है, चलाती रहती है सरकार, इस तरह उन्हीं के लोग चला रहे हैं। बीजेपी के पास एक मुस्लिम सांसद नहीं है जो उस बिल को रख सके, किरण रिजिजू जी के थ्रू बिल को रखवाए। ये तो हालत है देश की। क्या हम चाहेंगे कि सबका विकास हो? यही चीज हमारे जो ब्रह्मपुर कब्रिस्तान की है। ब्रह्मपुर कब्रिस्तान का 60 बीघा जमीन थी, 40 बीघा बची, 20 बीघा जमीन गवर्नमेंट ने दबाई। कभी बोला क्या वक्फ बोर्ड? कल उस समाज को, हमारी संस्था को हैंड ओवर करवा दूंगा आपका शास्त्री सर्कल, लेकिन शर्त ये है कि सभी ऐसे जिम्मेवार आदमी 25 आदमी सामने आ जाए, साहब मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा, मैं 4 लाख रुपए लगाऊंगा, उस जमीन को डेवलप करवा। जरूरत कहाँ पड़ रही है सर? तो उसको कैसे डेवलप करेंगे हम? मैंने जितना जहां था, जिन जिन कमेटियों को कहा, हर वक्त कहा है, लेकिन कोई कमेटी आके बताना नहीं चाहती, करना नहीं चाहती। क्या करें साहब? आपने इनकी कमेटी को बताया? मैंने इनको नहीं बताया, लेकिन मैं नहीं दूंगा साहब। ये आने वाले समय में जयपुर से इनको लेटर जारी होगा, मैं क्यों अपनी दुश्मनी लूंगा? आप
एक चीज बताइए, आज तक इतने सालों से जो कमेटियां चल रही, क्या उनका जिम्मा नहीं था ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति हम इसका हिसाब अरे दें? सारी कमेटियां तो आपके अधीन आ रही है ना। अरे मेरे आज अधीन तो संपत्ति मुश्किल वक्फ की से संपत्ति है ना। मेरे अधीन मुश्किल से 5 या 6 कमेटी या 7 कमेटी जो मेरे पास आई है, मैंने सबके आदेश कराए। पहला आपके उदयपुर के अंदर इतिहास है कि 6 कमेटियों ने मुझे कहा, मैंने वक्फ बोर्ड से सैंक्शन करवाए और सभी कमेटियों को बनवा के हाथों हाथ कागज दिलाए। आपकी सिया के आप पहली बार बनाए, लेकिन बीच में बहुत सी बातें हुई है, मैं कहना नहीं चाहता आपके कैमरे पे, लेकिन जब तक मुझे कोई इत्तला नहीं करेगा मैं मदद करूंगा कहां से? आज मुझे मयूर भाई की हेल्प करने की जरूरत है, तो क्या मेरा हिंदू होना जरूरी है? क्या मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरी संपत्ति है तो मैं कर सकता हूँ ना, ये तो मेरी मर्जी है। तो ऐसे कोई हिंदू भाई चाहे कि मेरी संपत्ति की मैं मुस्लिम भाई के लिए हेल्प करना चाहूँ, तो ये क्या नियम आता है? इंसानियत को भी आप नियमों में बांध दोगे क्या? ये कौन से नियमों में बांधा जा रहा है? बेवजह बांधा जा रहा बेवजह है, बांधा दूरियां जा रहा है। बढ़ाई जा रही है। ये बोला गया कि 5 साल जो व्यक्ति मुस्लिम समाज की प्रैक्टिस करता है वही संपत्ति वक्फ कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोदी जी हर व्यक्ति, हर मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ एक गार्ड देंगे पुलिस का, जो निगरानी रखेगा सुबह से लेकर रात तक कि वो प्रैक्टिस करता है या नहीं, वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं, वो ज़कात देता है या नहीं, वो वज़ू बनाता है या नहीं। जो हमारी इस्लामिक प्रैक्टिस है वो सारी एक कागज़ में नोट करेगा और 5 साल बाद सरकार को रिपोर्ट भेजेगा कि हाँ ये प्रैक्टिसल मुस्लिम है। अब ये अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी जायदाद वक्फ में दे सकता है। किसान और मस्जिदों को छोड़ा गया है। मैं आपसे नहीं छोड़ा है। क्या छोड़ा है साहब? मुर्दों को भी पूछा जाएगा क्या कि तू हिंदू है कि तू मुसलमान है? बार बार मत को अब मुर्दों को पूछो। क्यों नहीं छोड़ा है? ये नहीं छोड़ा है मस्जिद और कब्रिस्तान। कब्रिस्तान इन्वॉल्व है, 100% है। आप जो सरकार ने भी किसी से तो पूछा होगा, कानून के ज्ञाताओं से पूछा होगा, मुस्लिम समाज में जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे पूछा होगा, किसी से तो बात करी होगी। पूछा होता तो ये मुसलमान रोड पे नहीं आता। अरे रोड पे मुसलमान नहीं आता, आप नहीं आते ना, हमें पूछते। आप देखिए ना, मुस्लिमों से कितना प्यार करते हैं ये बीजेपी सरकार है, मुस्लिमों से कितना प्यार करती है। जितने कानून बना रहे सब मुस्लिमों के लिए कानून बना रहे हैं। जितने कानून बना रहे सब मुस्लिमों के लिए बना रहे हैं। क्या हमारा मुस्लिमों के अलावा दूसरा वर्ग भी है क्या? दलित या आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हाँ, अच्छी बात है भाई कि हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई भी तो मर रहे हैं। आई लव यू मोदी। अरे और ये आर्थिक रूप से मुसलमानों को कमजोर करने वाला कानून लेकर आई है। लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप मेरे घर में मुझे क्या करना है? आप मेरे घर में कैसे घुस रहे हैं? ये तो मैं फैसला करूंगा कि मेरे घर में मुझे किसके लिए क्या करना है। हम यही कह रहे हैं, यही दखलंदाजी तो है केंद्र सरकार की कि सिर्फ घर में घुस जाओ और इनके फैसले हम करेंगे। ये क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, इनकी वर्क प्रॉपर्टी को हम कैसे देखभाल करेंगे। तो ये बिल जो है पूरी तरह से फर्जी है और हम पूरा मुल्क इसका विरोध करता है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। हमारा खास कार्यक्रम चर्चा चौराहे की में आज का विषय है वक्फ बिल। आखिर वक्फ है क्या, इसके मायने क्या हैं, उदयपुर का मुस्लिम समाज क्या सोचता है, वक्फ बिल जब से लागू हुआ है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको जानने के लिए तमाम मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सबसे पहले रियाज साहब, आप बताएं कि वक्फ आखिर होता क्या है? वक्फ एक खुदा के नाम पर दान की हुई ज़मीन है जो किसी भी हालत में खरीदी बेची जा नहीं सकती। ये जो इस्लाम मज़हब है उसके लिए मस्जिद, मदरसे और जो भी मजहबी काम में जो चीज़ आए उसके लिए जो दान दी जाती है या सरकार द्वारा खरीदी जाती है वो ज़मीन वक्फ कहलाती है और ये मजहबी तौर पे काम आती है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो वक्फ बिल लाया गया वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है और सिर्फ एक देश में जो नफ़रत की आंधी चल रही है, हिंदू मुस्लिम के अलावा इस देश में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। ना महंगाई की तरफ ध्यान है, ना बेरोज़गारी की तरफ ध्यान है, अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है, तालीम की तरफ ध्यान नहीं है, चिकित्सा की तरफ ध्यान नहीं है। इन सब बातों को पूरी तरह से दबाने के लिए ये चीज़ें लोग ना समझ पाए तो इस तरह की कभी 3 तलाक का मुद्दा आ रहा है, कभी ये जो हम पहनते हैं हिजाब का मुद्दा आ रहा है, कभी ये वक्फ बोर्ड आ रहा है, कभी एनआरसी, कभी वो सीयू। तो इस तरह की जो हरकतें देश में चल रही है ये देश का संविधान को पूरी तरह से उनकी धज्जी उड़ा रही है। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूपी सरकार के लिए और वहाँ के गवर्नर को
कि आपने इस प्रदेश में पूरी तरह से कानून की धज्जी उड़ाई है और जो गवर्नर का जो काम है वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। और इस तरह से जो देश में कानून की धज्जी उड़ा रही है देश के लिए खतरनाक है। अभी 20 आवेदन PIL जो है सुप्रीम कोर्ट में लगी है वक्फ बोर्ड को लेकर। ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक जो समिति बनी थी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, उसके तहत जितने भी मुद्दे उठाए गए थे विपक्षी पार्टियों के लोगों ने, वो जगदम्बिका पाल जो इसके अध्यक्ष थे, एक भी मुद्दे को उन्होंने उसमें नहीं लिया। और ये लिखा उसमें, जब ये पूछा गया पार्लियामेंट में कि हमने ये बातें रखी थी इन मुद्दों को सुधारने के लिए, तो आपने क्या किया, तो उसमें ये कहा गया कि आपने अशोभनीय भाषा की बात की थी। तो जब वो अशोभनीय भाषा के बारे में पूछा गया कि बताइए क्या कहा, तो कोई जवाब नहीं दे सके। अपन मुद्दे से भटके ना। वक्फ क्या है आप तो ये बताएं। वक्फ ये है कि खुदा के नाम पर दी गई जमीन है जिसको किसी भी हालत में बेचा नहीं जा सकता। आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वक्फ की जितनी जमीनें हैं अब तक उनके साथ कोई बेचान उनका या उनको कोई गिरवी कभी नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कई वक्फ की जमीनें खुर्द-बुर्द की गई। ये हम कह रहे हैं एक वक्फ बोर्ड कायम है। हाँ। अगर सच्चाई से, ईमानदारी से, जो आज भी वक्फ बोर्ड कायम है वो बरसों से है। संवत 1931 में ये महाराणा द्वारा ये जो ज़मीन है अलॉट की गई थी, 54 में वक्फ बोर्ड में दर्ज है। और कोई भी ज़मीन किसी भी तरह से खुर्द-बुर्द नहीं की जा सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड की लापरवाही से बहुत सी ज़मीनें खुर्द-बुर्द हुई, हम मानते हैं। लेकिन अभी जो ये बिल आया है इसमें खुला ये कहा जा रहा है कि इसमें गैर मुस्लिमों को भी रखा जाएगा। हमारा ये मानना है कि जब मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, तो हमें भी देवस्थान ट्रस्ट में मौका दिया जाए, उसमें भी हमें शामिल किया जाए। वो ऐसा नहीं करेंगे। देवस्थान में शामिल होना चाहते हैं? क्यों नहीं, जब आप वक्फ बोर्ड में उनको लेना चाहते हैं। अच्छी मॉनिटरिंग के लिए अगर कुछ बदलाव हो रहे हैं, बदलाव सही नहीं हो रहे ना। बदलाव जमीनें, आपको क्या मतलब आपत्ति है? ये जमीनें एक तो गैर मुस्लिम को सम्मिलित किया, उससे आपत्ति है आपको? एक ये जमीनें लेके और जो अपने वो हैं अंबानी अडानी, पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ, ये उनके उद्योगपतियों को के लिए हवाला भी ये भी तो दिया कि जहाँ मस्जिद हैं और कब्रिस्तान बने हुए हैं उनको छोड़कर अगर किसी भूमि पर विवाद है तो उसको उनके दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप बताइए, एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि इस वक्फ कमेटी में कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा, दूसरी तरफ किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल होगा। तो आप देख लीजिए इनके जो दिल की भावना किस तरह से बाहर आती है और किस तरह से झूठ से इस देश को चलाया जा रहा है, ये आपके सामने है। चलिए साहब, मोहसिन जी आप बताओ क्या मतलब इस वक्फ के क्या मायने हैं, और वक्फ जो बिल आया है, जो कानून पास हुआ है, उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वक्फ की आप बात कर रहे हो, तो वक्फ के मायने ये होते हैं कि हिंदू समाज जो अपने ईश्वर, जिनको जो मानता है, जो भगवान बोलता है या ईश्वर बोलता है, मुस्लिम समाज हम अल्लाह के नाम से उस रब को पुकारते हैं, क्रिश्चियन गॉड के नाम से। तो कोई भी व्यक्ति अपने ईश्वर को, थोड़ा तेज बोलेंगे लोग सुन पाएंगे, अपने ईश्वर को, हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का अपने खुदा को, या क्रिश्चियन समाज का अपने गॉड को दान नहीं दे सकता। जो चीज़ उनकी थी वो उन तक लौटाई गई, उनके कामों को आगे बढ़ाने के लिए जी। इस सृष्टि का निर्माण जो हुआ उसको आगे चलाने के लिए लोगों ने जो उनके पास चीज़ें थी वो दी, उसको वक्फ कहा जाता है। यानी कि इसमें हक किसी का भी नहीं है, अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह तक पहुंचा दी जी। तो ये दान वाली बात जो है, ये मैं नहीं मानता कि किसी ने दान दिया, दान कोई नहीं दे सकता। दूसरा, आप अपना सवाल रिपीट करें, बताएं भाई। मेरा ये पूछना है कि वक्फ कानून जो बना है, जो वक्फ बिल पास हुआ है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वो मुस्लिम हित में है या अहित में है? नहीं, जो वक्फ का कानून अभी पास किया गया रिसेंटली, तो उसमें बहुत सारी कुर्तियाँ हैं। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जो एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मैं तो यही कहना चाहूँगा, मुस्लिम विरोधी पार्टी जो भारत की एकता अखंडता को नष्ट करना चाहती है और हर जगह संसद भवन और अपनी सरकार के माध्यम से पूरे देश में एक विचारधारा फैलाना चाहती है कि मुसलमान जबरन सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके बैठे हैं, मुसलमानों ने देश की संपत्तियों को हड़प लिया है। जबकि आप कानून को उलट देखेंगे, जो वक्फ एक्ट बना 1954 में, जो संशोधित हुआ 2013 में, और उसके पश्चात अब जो एक्ट लाया गया है, जब आप इनका एनालिसिस करेंगे और आपस में जब इनको पढ़ेंगे देखेंगे,
तो 1954 में जो कानून बनाया गया, उसी कानून में 1995 83(9) एक एक्ट धारा है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति वक्फ के नाम पर जबरन किसी प्रॉपर्टी को कब्जा कर बैठा है तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में आप अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं और हाई कोर्ट उस पर फैसला देने के लिए या उसको बदलने के लिए, वक्फ के आपको फैसले को मालूम है बदलने के कि लिए। वक्फ की जो निर्णय होता है वो एक कमेटी करती है, जिसका निर्णय भी वक्फ करती है, फैसला भी वक्फ करती है, और उसमें हाई कोर्ट जाने में जो जब जटिलताएं हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल का जो कानून जो अधिनियम बना हुआ वक्फ ट्रिब्यूनल का, उस अधिनियम की धारा 1995 83(9) सबको अधिकार दे रहा है कि वो वक्फ के बनाए किसी भी कानून के खिलाफ अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद हाई कोर्ट उस पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय दे सकती है। 1995 का जो वक्फ एक्ट है वो ये कहता है कि अगर कोई संपत्ति अगर वक्फ के पास है तो उसके दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होते थे, जिस पर वक्फ अब कायम है, वक्फ के कोई काम हो रहा है। सवाल करेक्ट करें, मैं वक्फ बोर्ड जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वहाँ जो निर्णय दिए जाते हैं, वहाँ जो पदाधिकारी बैठे हैं, जो न्यायाधीश बैठे हैं, वो कौन है? सरकार के नुमाइंदे हैं ना। वक्फ में जो बैठे हैं वो सरकार के सरकार के वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो बैठे हैं वो सरकार के नुमाइंदे ही हैं। ठीक है। सरकार के सेक्रेटरी जो शासन सचिव के अंडर में काम करते हैं वो वक्फ को देखते हैं। तो ये फिर सरकार से अलग एक संस्था, इसे मुसलमानों की खाप पंचायत क्यों बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ मुसलमानों का एकाधिकार है, कोई दूसरा समाज इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, या कोई दूसरा एक पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त कर रहे हैं तो उससे आपत्ति क्या है? जब पहले से ये हो रहा था, पहले से सरकारी तंत्र के अधीन ही चल रहा था, तो फिर आपत्ति क्यों? आपत्ति इस बात की है मयूर जी कि शुरू से चलते हैं, जो सरकार बताना चाह रही है, पूरे देश में एक भ्रम का माहौल फैलाकर नफरत फैलाना चाहती है। सरकार ये बता रही है कि ये लोग जबरन ज़मीनें कब्जा कर बैठे हैं, जबकि 2020 में जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री थे मुख्तार अब्बास जी, उन्होंने कहा कि 100% जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा दिया गया। ठीक है। 2020 में ही केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है, शपथ पत्र देती है कि 99% वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हमने ऑनलाइन कर दी। ठीक है। जो आपको पोर्टल पे दिख जाएगी। उसके बाद ये कानून लाने की कहाँ ज़रूरत पड़ी? अब ये बोल रहे हैं कि हम दस्तावेज चेक करेंगे। इस मस्जिद के दस्तावेज 200 साल 300 साल पुराने हैं जी, जो पलटन के इतिहास के साथ है। दरबार ने पलटन बुलाई जी, मेवाड़ की रक्षा के लिए जी। अब कोई आके खड़ा होकर ये कहता है कि आप इसके दस्तावेज बताएं, अगर आप दस्तावेज नहीं दे पाएंगे तो हम ये मानेंगे ये सरकारी भूमि है जी। तो ये उचित होगा? और कब्रिस्तानों ये को तो सीधा छूट दी सीधा गई है ना। ये सीधा सीधा मुसलमानों पर प्रहार है या नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, मस्जिदों को और कब्रिस्तानों को तो छूट दी गई ना उसमें तो दस्तावेज देने से। फिर वक्फ संपत्ति आप जिसको मान रहे हैं, आज मैंने अपनी ज़मीन अगर समाज के कार्यों के लिए दी, उस पर अगर कोई स्कूल बन गया या उस पर कोई अनाथालय बन गया या वो लोगों के जनहित में काम आने वाली चीज़ है, अगर उसके दस्तावेज कहीं त्रुटिवश इधर उधर हो गए, वो नहीं मिले और वो 100 साल पुरानी या 50 साल पुरानी या 70 साल पुरानी है, तो उन कामों में व्यवधान डाल के आप एक समाज को सड़क पे लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं चाहते कि देश में माहौल बिगड़े? मतलब इसमें थोड़ी सी छूट चाहते हैं आपके भाई, ये जो है कि जहाँ पर जो समाज हित में कार्य हो रहे हैं, आवाम के हित में काम हो रहे हैं, उसमें तो कम से कम छूट दी जाए। चाहे विवाद की भूमि, उसको लेकर क्या कहना आपका? अगर कोई विवाद के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल है, वहाँ जो न्यायाधीश बैठते हैं वो भी सरकार के नुमाइंदे हैं। ठीक है। और सेक्रेटरीट के जो शासन सचिव के अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जो राज्यपाल के अंडर में काम करने वाले RSIS अधिकारी हैं जी, वो उस बोर्ड के सेक्रेटरी हैं जी, वो देखते हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा मयूर जी कि 60% जो ज़मीनें वक्फ की हैं वो कब्रिस्तान के नाम पे। ठीक है। 60% ज़मीनें कब्रिस्तान है जी। अब ये बोल रहे हैं कि वक्फ से होने वाली आमद का हम मुस्लिम समाज के सुधारीकरण के लिए, तो कब्रिस्तान से क्या आमद होती है? हाँ, तो वो वही नरेगा मजदूर की तरह क्या कब्रें खुदवाएंगे मुस्लिम युवाओं से? क्या करना चाहेंगे जी? ये सरकार चाहती क्या है, पहले तो ये खुद ही स्पष्ट नहीं कर पा रहे। चलिए, सरकार क्या चाहती है पहले खुद स्पष्ट करें। फारूक कुरैशी जी, आप बताएं कि नया जो ये कानून पारित हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा आगे आ जाए।
देखिए ये तो वही थोड़ा सा बात, आगे आ जाए आप भी। ये नुमाइंदे अपने बिठाकर वही बात कर रहे हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए रखना चाह रहे हैं। आप पहले जो संवैधानिक संस्था है हमारी, वो केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मामलात के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, वही 20 सदस्यीय लोग प्रस्तावित करते थे, यानी कि वो सरकार की तरफ से ही सब कुछ सिस्टमेटिक था। अब आप कह रहे हैं कि इसका निर्णय कलेक्टर लेगा सर्वेक्षण का वगैरह वगैरह, तो पहले से उसकी ट्रिब्यूनल कोड है, तो आपको ये निर्णय लेने की ज़रूरत कहाँ है। फिर आप कह रहे हैं कि दान के लिए भी अगर मान लो आपको कुछ हो जाता है और मैं आपकी मदद करना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ ना, ये तो इंसानियत है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नहीं, गैर मजहब वाले पहले 5 साल मुसलमान बनेंगे, उसके बाद दान कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो करें, मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं जो चाहूँ करूँ, मैं मयूर भाई को दूँ या कहने कि खुद की प्रॉपर्टी करो और सरकारी जमीन नहीं करनी है। कौन कर रहा है सरकारी जमीन और कैसे कर सकता है? आज के मंत्री जी ने सदन में कहा है कि तो झूठ बोल रहे हैं ना। मेरे एक बात बताओ कि सरकारी जमीन आप कर सकते हो क्या दान? मैं तो नहीं कर सकता, तो फिर हम कैसे कर सकेंगे? आज के वक्त में वक्त काफी कम होता है। वक्तव्य क्यों देना पड़ा संसद भवन के अंदर? वो मेरी बात सुनिए, आपको भी पता है और सबको पता है, मेरे सारे भाइयों को, पूरे हिंदुस्तान भाइयों को पता है कि ये सरकारें क्या कर रही है। आपको पता है कि बेवजह इंटरफेयर करना चाहती है और बेवजह खुश करना चाहती है, जिससे किसी का कोई भला नहीं हो रहा है जी। तो आपको सबको पता है कि सच क्या है और हम बेवजह यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो कब्जे करने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे, नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। जी आपसे पूछता हूँ, सच्चे हैं, खुदा के घर के नीचे खड़े हैं, हाँ। बिल्कुल सच बोलिएगा। हाँ। क्या अब तक वक्फ बोर्ड जो काम करता आया उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था? पूरी ईमानदारी से उन लोगों ने काम करा? भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? तो फिर अगर आप नगर निगम में देख लो, आप मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें कोई सुधार अगर हो रहा है, हाँ। कोई नया कानून आया है, तो उसका फिर इतना विरोध क्यों? तो पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुधार करने की बात अलग होती है ना। सुधार करने का मतलब ये नहीं कि आपको ही हटा दिया जाए और नए इंसान को लाके बिठा दिया जाए। सुधार करने का मतलब हटा नहीं रहे, उसमें 2 गैर मजहब के लोगों को शामिल किया जा रहा है। आप संविधान को मानते हैं ना? अपन सब बिल्कुल मानते हैं। क्या गृह मंत्री जी नहीं मानते हैं क्या? तो उसमें आर्टिकल 26 में लिखा है कि जो धार्मिक कार्य होंगे वो धार्मिक लोगों के द्वारा ही संपन्न होंगे, और पूरा लिखा हुआ है ना पैराग्राफ। तो इसको हम उल्लंघन नहीं मानेंगे क्या? आप नहीं मानोगे क्या? तो उल्लंघन है ना ये। उल्लंघन अगर मानना है तो उसके लिए आवाज कहाँ बुलंद करी आपने? यही कमी है कि हम ये अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो हम तो यहाँ सब सीनियर खड़े हैं, हम सब साथ में, कोई ना कोई आवाज बनेगी और हम जरूर इसके लिए विरोध प्रदर्शन आवाज बनेगी 101%। आवाज बनेगी। इजहार हुसैन साहब, आप बताएं कि नया जो ये कानून आया है उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं कि युवा क्या सोच रखता है? सबसे पहले तो मयूर भाई, मैं उदयपुर चैनल का इसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो बहुत सेंसिटिव एक मुद्दा है इसको उठाया, बाकी गोदी मीडिया से हटके। दूसरी बात, आपके जो प्रश्न हैं उससे मैं एक हट के पहले मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि 2-3 लोगों से आपने ये पूछ लिया कि क्या आपको आपत्ति है कि किसी 2 गैर मज़हब के लोगों को अगर हम इसमें शामिल करते हैं तो। मैं जिन लोगों ने ये प्रावधान दिया है मैं उनसे पूछता हूँ, मैं मीडिया के माध्यम से भी सवाल पूछता हूँ कि मान लीजिए आपके घर में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम की देख रेख के लिए अगर मैं किसी ऐसे जने को नियुक्ति दे दूँ जिसको आपके घर के बारे में या परिवार के बारे में या आपके धर्म के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, और मैं आपको कह दूंगा कि साहब ये आपका पूरा प्रोग्राम चलाएंगे और इनकी बात आपको माननी है, जहाँ उसको ए यूज़ कर रहे हैं वहाँ अगर वो बी यूज़ कर लेगा और अगर वो प्रोग्राम आपका बिगड़ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें किसी के आने से आपत्ति नहीं है, अगर लाना ही है आप बिल्कुल भेजिए, लेकिन वो आप रिवर्स भी कीजिए। आप सिर्फ एक मज़हब को टारगेट करके ये मत कीजिए कि क्योंकि वो वक्फ बिल मुसलमानों का इसलिए हम गैर मुस्लिमों को भेजेंगे। आप अगर ऐसा है तो देवस्थान में भी मुसलमानों को लीजिए, अगर क्रिश्चियंस के कोई बोर्ड है तो उसमें भी सबको लीजिए। ऐसा कीजिए ना, आपके 2 मुस्लिम 2 को क्यों, आप हर मज़हब से फिर एक लोगों को हर ट्रिब्यूनल में जोड़ लीजिए। लेकिन नहीं, उनका जो इंटेंशंस है, बात है इंटेंशंस की। आप जो बार बार बात कर रहे हैं कि बदलाव बदलाव बदलाव, आज बदलाव एक बच्चे को प्यार से समझा के भी बताया जा सकता है और एक बदलाव बच्चे को थप्पड़ मार के भी कर सकता है। दोनों में फ़र्क है। हम बदलाव किस तरीके से चाहते हैं और किस हद तक चाहते हैं ये मायने रखता है। चलिए, 7 जो मुख्य बिंदु थे, बिल्कुल, जो मुख्य बदलाव इस पूरे बिल में देखने को मिले 1995 वाले से अभी वाले में, बिल्कुल, इनमें सबसे ज़्यादा आपत्ति आपको किससे है? सबसे ज़्यादा आपत्ति इसमें यह है कि जो वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल था उसको इन्होंने एक तो पूर्ण तरीके से कहें कि खारिज कर दिया है कि उसकी बात अगर होती है तो हम नहीं मानेंगे। ऊपर आप बिल्कुल जो पहले के वक्ताओं ने कही है बात कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी सरकार के अधीन ही था और आज भी सरकार के अधीन ही चलेगा। तो या तो सरकार को अपनी क्या कहते हैं मशीनरी पे भरोसा नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो वो पूर्ण तरीके से जो हम कह रहे हैं वो फेल सरकार है। तो अगर जब सरकार ही फेल है, उसकी मशीनरी फेल है, तो ये आने वाले टाइम में उनका ये मुद्दा भी फेल होगा। जब उन्होंने GST लागू किया तब क्या लोग नहीं मरे? आज भी लोग मानते हैं GST एक फेल मुद्दा था। क्या नोटबंदी हुई उससे लोग नहीं मरे? ये जो सरकार है सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर
मस्जिद मंदिर करके ख़त्म करना चाहती है मज़हब को। आप कानून लाना चाहते हैं, बिल्कुल लाइए, आप कानून लाइए। जो हमारी माँ बहनों पे आए दिन जो बलात्कार होते हैं उन पे लाइए कानून, हम आपके साथ खड़े हैं। आप पुलवामा में अटैक हुआ, आज तक उसका पकड़ा नहीं गया, आप लाइए उसमें, वो अटैक किस पे किया था उस पर कानून लाइए, हम नहीं खड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। नहीं, आप कानून उस पर नहीं लाएंगे, आप कानून लाएंगे 3 तलाक पे, चीजों को मुद्दा बनाकर। बिल्कुल धार्मिक मुद्दा ही है इनके पास सिर्फ। अगर मैं पूछता हूँ, आज आपने बीजेपी वालों को भी फोन किया था ना, वो यहाँ क्यों मौजूद नहीं? आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, वो क्यों यहाँ पे एक भी मौजूद? शायद उन्हें डर हो कि अगर कुछ ऐसी चीज बोल दी तो पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ हो जाए, और कुछ ऐसी चीज बोल दी जो कौम की गाइडलाइन के खिलाफ हो जाए। ऐसा सर, देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है। आज हम यहाँ खड़े हैं तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं खड़े हैं। बिल्कुल। आज देश का संविधान जो है उसमें आर्टिकल 25 to 28 इट गिव्स मी द पावर टू द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमें कहता है। अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो आपको संविधान को तोड़ना चाहते हैं, और हम यही तो कह रहे हैं। ये सरकार सिर्फ संविधान को तोड़ के अपने जो वो कहते हैं ना, हम दो हमारे दो वाली सरकार है, रंगा बिल्ला की सरकार, उसके नियमों को और उनको टॉप पे पहुंचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। नहीं कि जो संविधान बनाती है, जो जगह से संविधान बनता है, जहाँ भवनों संविधान बन रहा है, संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ, बिल्कुल, राष्ट्रपति जी ने भी साइन करे, बिल्कुल, और यहाँ तक कि जिन लोगों ने उस बिल को कहा कि भाई इसका विरोध करा बिल का, उन लोगों के गद्दार तक के पोस्टर लग गए। बिल्कुल यार, दिग्विजय सिंह जी का ग्वालियर में पोस्टर लग गया। सर ये देखिए, जो हक की बात करता है उसके लिए तो बहुत सी बातें होती है, इसमें ऐसी कोई देश में संविधान इसीलिए तो है, आपको प्रोटेस्ट करने का हक है। आप यूपी में देखिए, अगर मैं अभी काली पट्टी बांध के आ जाता है, जिस तरह से यूपी में किया, 2 लाख रुपए का मुचलका कर दिया उन पर, तो ये संविधान क्या सही है? सिर्फ काली पट्टी बांधने पे शेड में कितना है? ये आप पे तो मुझे लग रहा है 20 लाख का कर देंगे जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, लेकिन आपका नाम मयूर इसलिए आप पे शायद नहीं होगा जी। तो ये चीज़ें हैं मयूर भैया, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो बदलाव है, हम सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन अगर वो हर तरीके से समाज के हित में होगा तो हम खड़े हैं, वरना इस काले कानून के विरोध में हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल, समाज हित में होगा तो सरकार के साथ खड़े हैं। जी भाईजान, आप बताएंगे ये वक्फ बिल जो पास हुआ है उसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? एक आम मेवाड़ का मुसलमान क्या सोच रखता है? पहली बात तो ये है कि जो वक्फ बिल पास हुआ उसमें धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ। बताओ आज क्या क्या धोखा हुआ? उसमें जो सेटलमेंट से जो पूर्व की जितनी भी संपत्ति थी जिनके पेपर नहीं है, उसका उन्होंने दे दिया हवाला के पेपर नहीं है तो ये पुरातत्व में दर्ज कर दी जाए। अच्छा, मतलब वक्फ से संपत्ति लेना चाहते थे? हाँ, जैसे भी मंदिर है, मतलब मस्जिद है, दरगाह है, जो भी है, जिनके पेपर। और कब्रिस्तान, मस्जिदों को और कब्रिस्तानों को तो छूट मिली ना? नहीं मिली। उसमें लास्ट में जब कानून पेंट किया, जब चेंज कर दिया उन्होंने, पेश किया, जब मतलब बोलेंगे अलग और लिखेंगे अलग। हाँ, कानून पढ़ो आप उसको पूरा, उसके अंदर चेंज किया उन्होंने लास्ट में, बोलेंगे अलग लिखेंगे अलग। हाँ, लास्ट पेरा चेंज किया उन्होंने, उसको पुरातत्व में डाल दिया सारी चीजों को जिनके पेपर नहीं है। अच्छा, हाँ, अब वो पेश नहीं कर पाया, जैसे कि ये मस्जिद है, अब इस मस्जिद के पुराने सेटलमेंट से पहले कागज नहीं, पुरातत्व विभाग को दे दो इसको। जी, तो ये एक सबसे बड़ा धोखा है जी। फिर और धोखा तो पूरे ही है। उन्होंने तो अपनी टीम बना के दो उसमें गैर मुस्लिम को शामिल किया, यानी अपनी दुकान चला ली, क्या मर्जी चाहेगी जो करा लेंगे बेचने के। अरे जो इन्होंने भी बिल्कुल सही बात बोली थी भाई साहब ने, कि जो उस बारे में कोई जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं। आज मुझे आप मस्जिद में ले जाओ जी, मैं उस आपके रीति रिवाज से वाकिफ ही नहीं हूँ, तो मैं अंदर आके करूँगा क्या? भाई मेरे को मालूम ही नहीं कि किस तरह से सजदा किया जाएगा, किस तरह से नमाज पढ़ी जाएगी, मुझे ध्यान ही नहीं, तो मैं आगे करूँगा क्या? अब नो मेंबर तो हमारे मुस्लिम होंगे, 2 मेंबर अदर्स होंगे, 9 मेंबर्स में भी उनकी पार्टी के आदमी होंगे, तो वो उनका बहुमत होता है, वो चाहे जो कर सकते हैं, मतलब संपत्ति को बेचना, खुर्द-बुर्द करना, जो भी करना वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। हम तो इनवाइट करते हैं कि कोई हिंदू समाज का व्यक्ति है तो वो आए, हमारी मस्जिदों में आए, हमारी इबादत के तरीक़ों को देखे, हमारे साथ बैठे, अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो बैठ के दूर करें। यहाँ किसी एक भी सिंगल बच्चे को, कोई यहाँ जो खड़ा है, किसी को भी इस चीज़ से एतराज़ नहीं हुआ, और पूरे मुस्लिम समाज को इस चीज़ से कभी एतराज़ नहीं हुआ। पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रो एजेंडे पे काम कर रही है, और देश में इस तरह मुस्लिम विरोधी बातें संसद भवन के माध्यम से फैला के, नए नए कानून बना के, और देश की जनता को बरगला के आपस में लड़वाने का काम कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। मुस्लिम समाज कभी भी किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, आज कितने या साल हो किसी गए? और मजहब के खिलाफ नहीं है। आज 11-12 साल हो गए। आप लोग कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11-12 साल से है, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया ये बताओ? क्या एक्शन ले सकते हैं? मेरे को एक बात बताओ। भाई आप इस देश की आवाम हो ना, जहाँ बहुमत जनता तो बहुमत के आधार पर आप, और ऐसी बात पर आप प्रतिपक्ष के नेता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी
पूरे देश में एक माहौल खड़ा करके बहुसंख्यकों को एक मत करने की कोशिश कर रही है, वो आप उसके बारे में 2 से 3 डिबेट या 4 से 5 प्रोग्राम कर चुके हैं जी। कि उनका एक प्रो एजेंडा है, मंदिर मस्जिद फला इस तरह की बातें करके वो डिवाइडेशन करना चाहती है, आपस में लोगों को तोड़ना चाहती है। और मुस्लिम समाज जो 20% इस देश में है, जो बताया भी 14.5% जाता है, जब मैं 10 साल का था तब भी यही सुनता आ रहा था 14.5% है, और आज भी यही सुनता आ रहा हूँ 14.5%। आज कितने साल के हो गए आप? आज 40 साल का हो गया, हाँ। 40 साल का हो गया। हाँ। ऐसा है कि आप ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मुसलमानों ने जिन रहनुमाओं को वहाँ भेजा था अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, नीतीश नायडू, हाँ। जो अपना पूरी तरह बिके हुए लोग हैं, और उन्होंने वहाँ जाके अपनी सरकार को और मुसलमानों के किरदार को बेचने का काम किया। अब आप कह रहे हो कि आप क्या कर सकते हो। नीतीश नायडू जी रहनुमा कैसे हो गए आपके? मुस्लिमों के वोटों से ही उनकी सरकार बनी है, वरना वो तो जीरो हैं। अब पता पड़ेगा ना चुनाव में। और राज सवाल ये, जयंत चौधरी को ले लीजिए, पासवान जी को ले लीजिए, ये किनके वोटों पे बने? ये मतलब वैसे रहनुमा। अब बात सुनिए, अब हम ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं। नहीं कर सकते नहीं हो, आपने क्या किया? हमने क्या किया सुन बताता हूँ। हम अगर कुछ करने जाएंगे, हमारे साथ है कौन? CID, CBI, सुप्रीम कोर्ट, आपके जितने भी ये एजेंसी हैं, सबसे पहले हमारे ऊपर जो हाथ डालेगी और हमें जो परेशान करने का काम चल रहा है, कर रही है सरकार। आज एक गरीब आदमी, मुस्लिम तबका आप जान रहे हो पिछड़ा हुआ पूरी तरह से। तो पिछड़ा क्यों है? शिक्षा का अभाव क्यों है? वो तो अब तो बढ़ रही है शिक्षा, लेकिन पहले मेरे को एक मेरा प्रश्न है, सिंपल, एक मेरा सभी से प्रश्न है। जब वक्फ की संपत्ति दी जाती है, चल अचल संपत्ति दी जाती है कि भाई आवाम के उसमें विकास में लगाया जाए, आवाम की शिक्षा में पैसा खर्च किया जाए, आवाम को सुख समृद्धि मिले उसके लिए पैसा खर्च किया जाए, तो क्या अब तक वक्फ की संपत्ति ने आवाम की शिक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया? अरे ऐसी तो बहुत कम संपत्ति हैं जहाँ इनकम बहुत ज़्यादा हो रही हो। अभी आप ये देख लीजिए, ये जो मस्जिद का किराया था, मस्जिद की देख रेख, कब्रिस्तानों में तो कोई इनकम होती नहीं है, वहाँ तो मतलब ही नहीं है। अभी एसी में लग जाता है। और सरकार ने ये सोच रखा है पूरी तरह से, आप कह रहे हैं कि उसमें मदरसों कब्रिस्तान को छोड़ा है, नहीं छोड़ा है। अब ये आगे की जो मुहिम, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे मजहबी मामले में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? ये तो लोकतांत्रिक कंट्री है, डेमोक्रेसी की कंट्री है, आप इसमें किसी मजहब को टारगेट नहीं कर सकते हो। और अभी चल यही रहा है, मजहब को टारगेट नहीं करना चाहिए। हाँ, सरकार जातिगत जनगणना करा है, जातिगत जनगणना करा है। जनगणना कराने के बाद सरकार साथ में ये भी पता करा है कि मुस्लिम समाज के कितने युवा जो शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। अगर संख्या के आधार पर देखेंगे, आप इस देश में जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, तो सर्वाधिक मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है परंतु बेरोजगार है, उसके पास रोजगार नहीं। आप जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज का व्यक्ति, मुस्लिम समाज का युवा आज के दौर का शिक्षित है। मतलब शिक्षित बेरोजगार युवक की संख्या ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, शिक्षित बेरोजगार ज्यादा है। अयूब साहब, आप बताओ कि भाई ये जो नया बिल कानून बना है, इसको लेकर आपका मन क्या कहता है? एक मेवाड़ का मुसलमान क्या सोचता है? सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, सियासत आवाम पर इस कदर एहसान करती है, पहले आँख फोड़ देती है, फिर चश्मे दान करती है। वाह 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 वाह, एक बार वापस करना पड़ा। सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें फोड़ देती है, फिर चश्मे दान करती है। एक बार तालियां बजाओ यार जनाब के लिए यार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों ने काफ़ी कुछ आपको इस बारे में बता दिया है। मोटा मोटी बात यह है कि ये सरकार जब जब विफल होती, ये तो पूरी तरह विफल ही है, तब तब ये नए कानून लाती है और उसका एक वर्ग टारगेट है, माइनॉरिटी। आप देखिए, पहले 3 तलाक सरकार को कोई लेना देना नहीं होता है, मुसलमानों का काम है, लेकिन सरकार ने हस्तक्षेप किया और 3 तलाक का एक कानून बनाया। उसके बाद सिविल कोड, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं, फिर एक कानून बनाया। नागरिकता का जो कानून बना, CCA, वो एक नया कानून बनाया। अब चौथा है वफ़ का बिल नहीं है। मतलब लगातार एक वर्ग को टारगेट करने का ये सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये रोज़गार देने में, इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ की ये नौकरी देंगे, महंगाई में राहत दिलाएंगे, कम करेंगे, और इन्होंने कई तरह के वादे सरकार ने किए थे, लेकिन उसमें हर तरह विफल रही। झूठे थे वादे पूरी तरह, आप खुद इसके गवाह हैं, पूरी मीडिया इसकी गवाह। हालांकि कई गोदी मीडिया है आज हिंदुस्तान में। हम तो अरे आप गवाह हो, मैं कह रहा हूँ आप गवाह हो। मैं कह रहा हूँ कि गोदी मीडिया, अगर मैं कह रहा हूँ अगर कोई पानी में तैरता भी है तो बताते हैं वो तो पानी में चल के गए।
तो हिंदुस्तान की जनता को बरगलाया जा रहा जी। है। किस तरह से सरकार की तरफ से ध्यान हटे, आम मुद्दों से ध्यान हटे, महंगाई से ध्यान हटे। इस सरकार का एक कर्तव्य है कि नागरिक किस तरह से सुरक्षा रहे, किस तरह से जो रोटी रोजी रोजगार मिले, इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार का किसी तरह का ध्यान नहीं है। एक हिंदू मुस्लिम का एक मसला चल रहा है देश में, ये मुसलमान को आगे ला रहे हैं हर चीज़ में। अब ये बताइए मतलब टोटल आप मिला के आप ये कहना चाहते हो कि हिंदू है उसकी सोच ये है कि ये बिल पास होना चाहिए और मुसलमान जो है वो चाहता है कि पास नहीं, एक मिनट हाँ। मैं बताता हूँ। सांसद क्या सारे मुसलमान थे जिन्होंने अपोजिशन में वोट दिया तो था? उनके गद्दार के पोस्टर लगे ना। नहीं, वो तो ये सरकार की एक टेंडेंसी हुई है, चलाती रहती है सरकार, इस तरह उन्हीं के लोग चला रहे हैं। मेरी भाई उनके गद्दार के पोस्टर लगे, उस पर क्या कहना? बड़े भाई हैं, पर मैं बीच में बोलना चाहूँगा। पूरे हिंदुस्तान में आप हर राज्य में विधानसभा में से एक कोई भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम विधायक निकाल के बता दें, एक सांसद संसद भवन में आप निकाल के बता दें। मतलब जिन लोग, अब मैं मयूर जी को बोलूंगा कि आप क्या कहना चाहते हो कि आप लोगों को इतनी भी भागीदारी नहीं मिल रही पूरे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को है क्या? वो मुस्लिम नेता कहाँ है जिन्हें बुलाया था? भारतीय जनता आज बुलाया, आज नहीं आए, वो इस कार्यक्रम में नहीं आए। चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहिए कि वो आज यहाँ क्यों नहीं मौजूद है। उनको पता है कौम का मामला है, मजहबी मामला है। और दूसरी बात ये रहा सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं, तो मैं ये खुले आपके चैनल से करना हो कि सबका विकास सबका साथ मोदी जी का सबसे बड़ा झूठा और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला नारा है। लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए कहीं भी एक भी चुना हुआ एमएलए मुस्लिम नहीं दिया गया। ये झूठी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, एंटी मुस्लिम। 546 लोकसभा के सदस्य हैं, उनमें एक भी मुस्लिम नहीं है। भाजपा का नहीं है, एक भी भाजपा का मुस्लिम नहीं है। चलिए, पूरे देश की और विधानसभा, राजस्थान विधानसभा एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। यूनुस खान जी पहले लड़के जीते थे, लेकिन उनकी पार्टी से नहीं बनी, पार्टी से अलग थलग किया और वो निर्दलीय चुनाव जीत के आए। अब वो बीजेपी में नहीं है। मतलब पूरे देश में एक भी विधायक एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, एक राज्यसभा सांसद नहीं है, एक सिंगल राज्यसभा सांसद। मुख्तार अली अंसारी जो आप बात कर रहे हो, वो कहाँ से चुन के आए थे? शाहनवाज जी और दोनों को घर पे बिठा दिया पूरी तरह से। आज बताइए एक सिंगल मुस्लिम नेता, एक भी मुस्लिम नेता बताइए केंद्र में जो कहीं स्टैंड कर रहा हो कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम नेता। राजस्थान में एक भी मुस्लिम, हम राजस्थान की बात करते हैं, एक भी मुस्लिम नेता बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं स्टैंड करता हो। उनसे आपके काम क्या है? काम क्या है? हमारा आप आपकी बात रखने में सक्षम नहीं हो क्या? आज देखिए लोकसभा में कांग्रेस आपको इतना प्रतिनिधित्व देती है, क्या आप लोगों को मौके रख रहे हैं? कांग्रेस ने तो उसका सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया इसके खिलाफ। अभी देखिए लोकसभा में जो बिल पारित हुआ, हमारे पास एक बीजेपी के पास एक मुस्लिम सांसद नहीं है जो उस बिल को रख सके। किरण रिजिजू जी के थ्रू बिल को रखवाए। ये तो हालत है देश की। क्या हम चाहेंगे कि सबका विकास हो? ये हमारे वक्त पे आए हैं सलीम साहब। सलीम साहब आ गए हैं। सलीम साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। सलीम साहब, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं जी। आप बताएं कि वक्फ के क्या मायने हैं? सबसे पहले तो वक्फ के बारे में बताएं, वक्फ है क्या, और जो नया बिल आया है, जो नया कानून पास, फायदा क्या नुकसान? सर सबसे पहले तभी नया अमेंडमेंट आया, मुझे मालूम नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। वक्फ के मामले ये है कि वो जो संपत्तियां हैं हमारी, कब्रिस्तान ले लो, जो भी हमारे पास जो है, वक्फ अल्लाह नाम से, मतलब खुदा के नाम पे, ना उसे कोई बेच सकता ना उससे कोई खरीद सकता। लेकिन जो संपत्ति से जो आय है, जो हमारा गरीब तबका, चाहे बच्चे हैं चाहे महिलाएं हैं, तो उनकी मदद के लिए इस पैसे को यूज़ किया जाता है। यही है वक्फ का। चलिए, उस पैसों से आप वक्फ के चेयरपर्सन हैं उदयपुर शहर के। जी जी हाँ। आप खुदा के घर के नीचे खड़े हैं, बिल्कुल जी, सच बोलिएगा। जी। क्या वक्फ बोर्ड उदयपुर जो है जी, वो अपनी पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से उसने कार्य करा है? सर पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अभी जो नई टीम बनी, नहीं, एक आप चीज सवाल आप को टाले थोड़ा नहीं, सा सवाल समझ को टाले लीजिए। नहीं। आप पूरी बताएं जो पूरी ईमानदारी से और मैं निष्ठा से आपसे आपका कार्य वही हुआ। कह रहा हूँ कि एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आप पूरी निष्ठा से कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसने मना किया है? काम सभी कर रहे हैं। आज हमारे मुस्लिम मुसाफिर खाना, वहाँ से भी कई गरीबों की मदद होती है। अभी हमारा दिल्ली गेट बंद कर दिया गया है ना, कि वो नगर निगम कहती है हमें साहब हम इस जमीन को लेना। मैं एतराज़ नहीं करता हूँ उस जमीन को देने के, लेकिन जमीन के बदले मुझे जमीन चाहिए, है ना, ताकि हम अपनी कौम के लिए, डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम कर सकें। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि आपको जो अब तक जमीनें मिली थी उससे आपने कौम का कितना डेवलपमेंट करा, और क्या वक्फ ने अपना काम अब तक पूरी ईमानदारी से करा है? जहाँ तक मेरा ख्याल है साहब, उदयपुर में पूरी ईमानदारी से किया। कोरोना के टाइम पे बहुत से लोगों की मदद की है। क्या सभी सहमत हैं? मदद की है साहब, बिल्कुल। चलिए, हाँ भाईजान आप बताओ। नहीं हुआ है।
वक्फ जायदाद आज जो हालत है उदयपुर में, जिसका जो हालत है उसका कोई मतलब इंडिया में कहीं भी नहीं होगा इतनी बुरी हालत। हमारी जो शास्त्री सर्कल पे आज कब्रिस्तान है, बरसों हो गए इस बात को लेके, उसकी पत्थरगड़ी भी की गई, उसके जो कुछ भी काम किया गया वो वहाँ के वहाँ पड़ा हुआ, आज भी वो के वो वहाँ जानवर लौट रहे हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा है वहाँ पे। कभी काम हुआ क्या? किसी ने आज दिन तक कभी इस बात को उठाई क्या? यही चीज़ हमारे जो ब्रह्मपुर कब्रिस्तान की है। ब्रह्मपुर कब्रिस्तान का 60 बीघा ज़मीन थी, 40 बीघा बची, 20 बीघा ज़मीन गवर्नमेंट ने दबाई। कभी बोला क्या वक्फ बोर्ड? चलिए, कभी बोला क्या वक्फ बोर्ड? बिल्कुल इनके दोनों सवालों का जवाब बिल्कुल देना। बिल्कुल, अब मैं आप ही के सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे एक बार पहली सुनिएगा, इनका जवाब सुनिएगा। सबसे पहली चीज जो आप शास्त्री सर्कल की जो बात करते हैं, हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा दायर है उसका और मुकदमा चल रहा है, जिसकी पैरवी कंटिन्यू चल रही है और पेशी भी हो रही है। तीसरी मैं आपको ये जरूर कहूँगा, आज तक हमारे यहाँ की ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी जो जिम्मा ले कि हम 5-5 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हो, एक संस्था बनाए। और संस्था को आज नहीं, मैं आपके सामने कह रहा हूँ और सभी समाज के गणमान्य खड़े में, मैं कल उस समाज को, हमारी संस्था को हैंड ओवर करवा दूंगा आपका शास्त्री सर्कल। लेकिन शर्त ये है कि सभी ऐसे जिम्मेवार आदमी, 25 आदमी सामने आ जाए, साहब मैं 5 लाख रुपए लगूंगा, मैं 4 लाख रुपए लगूंगा, उस जमीन को डेवलप करवा। जरूरत कहाँ पड़ रही है सर तो उसको कैसे डेवलप करेंगे हम? कैसे डेवलप करेंगे? रुपए हाँ मयूर बताओ। जी, एक चीज स्पष्ट कर दूं भाई साहब, एक सेकंड, 1 करोड़ रुपया लग सकता है उदयपुर में। हाँ, संस्था बनाओ ना। वो जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट हुई है। नहीं, आप जब तक संस्था नहीं बनाओगे, संस्था का हैंडओवर किसको कराऊंगा? किसी एक आदमी को मैं हैंडओवर नहीं करा सकता। किसी एक आप बोलिए मोहसिन जी, आप बोलिए। वो जमीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट हुई है, उसकी किस्म कब्रिस्तान है, इसलिए वहाँ किसी भी तरह का कोई भी कमर्शियल कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि मुस्लिम समाज का जो शरई कानून है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप कब्रों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बिल्डिंग बनाए या व्यापारिक गतिविधि करें या अपना मकान बनाए। अगर इस तरह का काम होता है तो उसका पुरजोर विरोध ये हमारे अध्यक्ष खड़े हैं वक्फ बोर्ड के, और ये मुसाफिर खाने के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मैं पुरजोर विरोध करूँगा जी। सर मैं कह रहा हूँ वो जो जमीन है, फिर आपको शायद कंसेप्ट में क्लियर कर दूं, आज तक वो जमीनें वक्फ बोर्ड में इंदराज नहीं है। पहली चीज तो ये आपके डीआई खान साहब के, उनके नाम पे है, उन्हीं के खाते बोल रहे हैं और उन्हीं के नाम जमीन बोल रही है। जब तक वो दान नहीं देंगे हम वक्फ बोर्ड उसमें क्या करें? नहीं करिए साहब, नहीं करिए। अभी मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जो आप मेरे से बात करना चाहता, मैं उसका सीधा सा बताता हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना मैं आपको, जवाब के लिए मैं ना नहीं कर रहा। आप जब तक दान नहीं करोगे, जब तक वक्फ बोर्ड उस पर एक्शन लेगा तो लेगा कहाँ से? आपके ये डेलीगेट वाली जो संपत्ति थी, ये आपके देख लो 20 दुकानों का किराया आ रहा है, जबकि 60 से 65 दुकान है। उसको 45 दुकान का किराया कहाँ जा रहा है? अब मुझे मालूम नहीं है ना साहब, वहाँ कह रहे, आप समझ तो लीजिए, आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। आप कह रहे 45 दुकानों का, कई वहाँ मालिकाना जता के बैठे हैं। आपकी बात में दखल दूंगा, एक सेकंड रुकना। आप इस मस्जिद के सदर हैं? सेक्रेटरी हैं। यहाँ से जितनी दुकानों किराया आ रहा है उसका हिसाब किताब आप रखते हैं? 1-1 रुपए का। ठीक है, बिल्कुल। तो उस जमीन का, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, बिल्कुल 100। तो उसका हिसाब किताब रखना काम तो आपका है, नहीं तो सर मेरा एक चीज वापस है, मेरा नहीं होता है। जो जहाँ की कमेटी बनी थी, यहाँ की कमेटी का जिम्मा यहाँ है। आप सुन तो लीजिए मेरी बात पहले, वो देख रेख का जिम्मा आपकी कमेटी लेती है, वक्फ बोर्ड नहीं लेता है। वक्फ बोर्ड आपके 1 लाख पे 7,500 रुपए पैसा लेता है। एक परसेंटेज जो हमारा है, मेन हमारा परसेंटेज जो पैसा लेने का काम है। पैसा लेने के अलावा आप समझ लीजिए, पैसा तो लेते हैं, लेकिन पैसा लेने के बाद जहाँ जैसी मदद चाहिए हम दिलवाते हैं। सीएम कोटे से भी जो भी आपके पास पैसा मिलता है वो वक्फ बोर्ड को मिलता है, लेकिन वक्फ बोर्ड से आपको लेने के लिए कम से कम 7,500 एक बार आप दोगे तभी तो जाके खड़े होगे। बाकी आज तक इस पैसे का हो क्या रहा है, कहाँ गया ये पैसा? आज तक हमें कोई हिसाब नहीं देता, वक्फ बोर्ड को आपको हिसाब देना पड़ता है एवरी ईयर कि साहब 1 लाख रुपए हमारी इनकम हुई, उसमें 7.5% जो है हम आपको दे रहे हैं, और ये इनकम है, ये आवक है और ये जावक है। जब तक वक्फ बोर्ड को दोगे नहीं तो हम क्या कह सकते हैं साहब? वक्फ बोर्ड क्या करेगा? अरे मैं तो एक नीतिगत चीज है, एक नीतिगत बात करते हैं। आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या आपने कभी इसकी पहल करी? सभी कमेटियों को आपने सूचित करा कि हमें हिसाब किताब दो? कभी ऐसा कोई लेटर आपने जारी करा? मैं फिर आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने जितना जहाँ था, जिन कमेटियों को कहा, हर वक्त कहा है
लेकिन कोई कमेटी आके बताना नहीं चाहती, करना नहीं चाहती, क्या करें साहब? आपने इनकी कमेटी को बताया? मैंने इनको नहीं बताया, लेकिन मैं नहीं दूंगा साहब। ये आने वाले समय में जयपुर से इनको लेटर जारी होगा, मैं क्यों अपनी दुश्मनी लूं यार? यार ये कोई दुश्मनी का विषय है, समाज हित का आज विषय है। तक आज तक आपके इतने सालों से, आप एक चीज बताइए, आज तक इतने सालों से जो कमेटियां चल रही, क्या उनका जिम्मा नहीं था? ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति, हम इसका हिसाब अरे सारी कमेटियां तो आपके अधीन आ रही है ना। अरे मेरे अधीन तो मुश्किल से मेरे अधीन मुश्किल से 5 या 6 कमेटी या 7 कमेटी जो मेरे पास आई है, मैंने सबके आदेश कराए। पहला आपके उदयपुर के अंदर इतिहास है कि 6 कमेटियों ने मुझे कहा, मैंने वक्फ बोर्ड से सैंक्शन करवाए और सभी कमेटियों को बनवा के हाथों हाथ कागज दिलाए। आपकी सिया के आप पहली बार बनाए, लेकिन बीच में बहुत सी बातें हुई है, मैं कहना नहीं चाहता आपके कैमरे पे, लेकिन जब तक मुझे कोई इत्तला नहीं करेगा मैं मदद करूंगा कहां से? मैं तैयार बैठा हूं हमेशा हर एक की मदद। क्या इत्तला देने की जरूरत थी या 7,500 रुपए देने की? अरे इत्तला की मैं आपको वही 7.5% नहीं, मैं आपको रास्ते बताऊंगा कि आपको 7.5 किस कंडीशन में देना है, लेकिन इत्तला तो आप मुझे दोगे? क्या नहीं बनी आज तक? आपके जितनी आप कह रहे हैं, एक कमेटी जितना वक्फ बोर्ड का आपको सारा रिकॉर्ड निकाल के मैं दे दूं, लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड से कितनी इंदिराज कमेटियां, मुझे ये बता दे कोई। हाँ, कमेटी ने क्या क्यों नहीं दी भैया इनको? अरे सुनिए, अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये तो पुरानी, अच्छा, अरे अब तो वो उस बातें खत्म हो गई, कानून नया बन चुका है, सब पुरानी चलिए पुरानी बातें सब खत्म हो चुकी है। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले तो मेरा इस बात का जवाब दोगे, आपने इनको कभी इक्तला दी थी क्या? इन्होंने आपको कभी इक्तला दी? नहीं थी। मैं कह रहा हूँ आपको खुला, आपके मुझसे कह रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब इनका लेना देना कुछ भी नहीं, किसी का कोई लेना देना नहीं है, वो नया बिल आ चुका है। अब जो काम तो वही रहेंगे ना? अरे नहीं, वो मेरी बात सुन, आपके उसके अंदर आदेश नहीं आते थे, अरे तब तक ये कमेटियां रहेगी। अरे अब सुन लो, काम की बात सुन लो, अरे काम की बात सुन लो, आपकी बात काम की बात सुन लीजिए सलीम साहब। अब ये बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड शास्त्री सर्कल कब्रिस्तान, इनके चेयरमैन, हमारे भी चेयरमैन है वो खानू खान साहब, उन्होंने 10 जगह ये कह दिया कि साहब ये हॉस्पिटल बन रहा है। क्या हुआ? दूसरी बात, ये जो ये डेलीगेट का कब्रिस्तान है, वो सरकार ने किस तरह से वो उसको सीज कर दिया। क्या कर रही थी वक्फ बोर्ड? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ईमानदारी से काम नहीं कर पाए। जो सच है वो सच है 100%। आज वक्फ प्रॉपर्टी इससे बर्बाद हो रही है, करोड़ रुपए की कौम की इनकम है, कौन ले जा रहा है? किसकी देख, कौन करेगा देख रेख? कौन ले जा रहा है? मैं यही तो कह रहा हूँ, कौन देखेगा? वक्फ बोर्ड की देखरेख की जिम्मेदारी है ना। अब मैं आप मुसलमान होने के नाते आप शिक्षित हो, मेरी बात सुनो, आप रजिस्ट्रार की बहुत से रिटायर्ड हुए हो, क्या आप आम मुसलमान होने के नाते अगर आप इनमें समझ रखते थे तो क्या आपने देखरेख करने की कोशिश नहीं करी? सरकार ने जब जब दखल अंदाजी की है, शास्त्री सर्कल कब्रिस्तान पे डेलीगेट पे रोकने का काम किया है, रियाज हुसैन ने अपने साथ के लोगों ने नहीं किया, हमने किया वो काम हमेशा। और वहाँ कई बार नगर, हाँ कह रहा हूँ ना, नगर निगम की कई बार टीमें आ गई थी वहाँ काम कराने। किसने रोका? कितने लोग आए थे? हम लोग ही थे, ठीक है ना। अब हम ये कह रहे हैं, मैं बिल्कुल पहले भी कहा मैंने आपको, वक्फ बोर्ड को जो काम ईमानदारी से करना चाहिए था नहीं किया, उसके आज हमें भुगतना पड़ रहा है। दूसरी बात, क्योंकि अब नया बिल आ चुका, हमें उसके खिलाफ लड़ना है। अगर हम इस तरह आपस में ये करते रहे तो जो सरकार की जो सोच है उसमें सरकार कामयाब रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। इन सब बातों को भूलें और नए सिरे से हमें वक्फ बिल के खिलाफ जो लड़ना है उस लड़ाई की तैयारी करें, ये मेरा कहना है। चलिए अब 1 मिनट, वो कागज कहाँ गया वो? चलिए अब अपन में 7 पॉइंट जो वक्फ बिल के अंदर पास हुए हैं, जो मतलब 7 बदलाव हुए हैं, उस पर अगर अपन बातचीत कर ले में तो ठीक रहेगा मेरे साथ। बिल्कुल बताइए। एक सेकंड, डेलीगेट के मामले में 2 मिनट आपको मैं हाँ, बिल्कुल बताएं। डेलीगेट की जो बात थी कि डेलीगेट जा रहा था, नहीं जा रहा था साहब, मेरे पास इत्तला आई है, कमेटी ने इत्तला करी, विदिन 24 घंटे के अंदर में ट्रिब्यूनल से आदेश करवाया और स्टे लिया है, तब आपके डेलीगेट रुका। उस वक्त कोई मेरे पास नहीं आया था। इसमें डॉक्टर खानू खान साहब, कितने दी आपको? कमेटी ने दी मुझे, बाकी कमेटी ने दी। एक साहब नगर निगम सीज करने जा रहा है हमारी जो जमीन, मतलब मुसीबत होती है तब आपको इत्तला देते हैं? मैंने जिसने इत्तला मुझे की है, मैंने उसकी पेट भर के मदद की और कंटिन्यू करे। 24 घंटे के अंदर आपके ये डेलीगेट पे स्टे लाके खड़ा किया है, इसके लिए सभी गवाह। उसमें एक आपके फिर कह रहा हूँ, खुर्शीद साहब को मैंने हाथाजोड़ी करी, पुरानी कमेटी को बोला, उसको रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा इस खुर्शीद भाई को रोको। 110 की उसने कार्रवाई करी, उस कारण से मेरा स्टे वेकेट हुआ। बाकी अब तक ये डेलीगेट कभी का खुला देता हूँ जी। 7 पॉइंट क्या है? 7 पॉइंट यह है कि अब कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ कर सकता है जब वो 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो, ठीक है। साथ ही वक्फ घोषित करने के लिए संपत्ति का उसका मालिक होना जरूरी है। क्या इस पॉइंट से आपको कोई आपत्ति है? किसी भी जन को कोई आपत्ति है?
पहले क्या रियाज साहब की जमीन मोहसिन खान ने दे दी थी, जिसकी जमीन थी उसी ने दी। गृह मंत्री जी ने बोली है संसद के अंदर। आप बताएं, आपत्ति है, बताएं क्या आपत्ति क्यों आपत्ति है? मैंने आपको पहले ही बताया था इसके लिए कि आज मुझे मयूर भाई की हेल्प करने की जरूरत है, तो क्या मेरा हिंदू होना जरूरी है क्या? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मेरी संपत्ति है तो मैं कर सकता हूँ ना, ये तो मेरी मर्जी है। तो ऐसे कोई हिंदू भाई चाहे कि मेरी संपत्ति की मैं मुस्लिम भाई के लिए हेल्प करना चाहूँ, तो ये क्या नियम आता है? इंसानियत को भी आप नियमों में बांध दोगे क्या? ये कौन से नियमों में बांधा जा रहा है? बेवजह बांधा जा रहा है, दूरियां बढ़ाई जा रही है। और 5 साल से मुस्लिम धर्म का अनुयायी क्या होता है? यानी कि आप पहले मुसलमान बन जाओ, है ना? यानी कि एक तरफ धर्मांतरण की बात कर रही है। हर व्यक्ति के साथ एक गार्ड खड़ा करेगी सरकार। ईमानदारी की बात नहीं करते, इंसानियत की बात करो। अगर बात करनी नहीं हो रही है, इंसानियत की बात होनी चाहिए जी, जो नहीं हो रही है। हिंदू मुसलमानों में बांटा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है जी। मयूर जी, ये बोला गया कि 5 साल जो व्यक्ति मुस्लिम समाज की प्रैक्टिस करता है वही संपत्ति वक्फ कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मोदी जी हर व्यक्ति, हर मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ एक गार्ड देंगे पुलिस का, जो निगरानी रखेगा सुबह से लेकर रात तक कि वो प्रैक्टिस करता है या नहीं, वो नमाज़ पढ़ता है या नहीं, वो ज़कात देता है या नहीं, वो वज़ू बनाता है या नहीं। जो हमारी इस्लामी प्रैक्टिस है वो सारी एक कागज़ में नोट करेगा और 5 साल बाद सरकार को रिपोर्ट भेजेगा कि हाँ ये प्रैक्टिस मुस्लिम है। अब ये अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी जायदाद वक़्फ में दे सकता है। आजकल तो 5 साल की जरूरत क्या है? 5 साल का डाटा फेसबुक से निकल जाए। नहीं तो क्या जब्बा कुर्ता पहन रखा है इस तरह के अमेंडमेंट करके सरकार की मंशा आपको नजर आ रही है। दूसरा पॉइंट, हाँ पहले पॉइंट पे क्या? पहले पॉइंट में जो अमित शाह जी ने पॉइंट रखा है ना, इसका मतलब ये है कि अगर कोई हिंदू मान लो वफ़ में दान करता है तो उसको देखेंगे कौन है, ये कितना पैसे वाला है, ये मुसलमान को क्यों दान करा, पकड़ो इसको, इधर लाओ, इससे इधर दान कराओ। ये एक तरीके होते हैं इस तरह के इश्यूज रखने के। अच्छा, अपन उस जगह खड़े हैं जो पीछे कब्रिस्तान की जगह है, वो महाराणाओं के द्वारा दान दी गई। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर वो नए बिल के बाद होते तो हो सकता है वो दान नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सवाल ही नहीं। अब कैसे करते हैं वो? कब मुसलमान बनते हैं? वो कब सारी चीजें फॉलो करते हैं? महाराणा जी हिंदू थे और उन्होंने दान किए। चलिए, तो 1995 का वक्फ एक्ट ये कहता है कि अगर कोई संपत्ति लंबे दौर से वक्फ के पास है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसके अधीन है, तो उनको किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर नया कानून ये कहता है कि अब वक्फ की कोई भी संपत्ति अगर वो कब्रिस्तान या मस्जिद के अलावा वो लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है या कोई भी विवाद उस भूमि को लेकर है, तो उनको दस्तावेज दिखाने होंगे। इससे किसी को आपत्ति? बहुत बड़ी आपत्ति है। क्या आपत्ति है सलीम साहब, आप बताओ। बरसों से जो कब्रिस्तान काम में आ रहे, लोगों ने डोनेट किए हुए हैं, गांव और आपस की जो सहमतियां बनी, उन सहमति से कब्रिस्तान को एग्री कर लिया। कब्रिस्तान और मस्जिदों को छोड़ा गया है। मैं आपसे छोड़ा है, क्या छोड़ा है साहब? मुर्दों को भी पूछा जाएगा क्या कि तू हिंदू है कि तू मुसलमान है? बार-बार मत पूछो, मुर्दों को पूछो। नहीं छोड़ा है, ये नहीं छोड़ा है मस्जिद और कब्रिस्तान इन्वॉल्व है, 100% है। आप जो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए ना हो, आप उदयपुर में देख लें कितनी वक्त ने अपनी संपत्तियां बताई है, या आप जगह जगह जाके देख लें, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, वहाँ कितनी संपत्तियां बन गई है। थोड़ा सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों टारगेट किया जा रहा है साहब? क्या है ऐसा मुसलमानों के पास? गरीबों के पास दरगाह है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, क्या इसी के पीछे पड़े हुए हैं? जी, आप खुद उदयपुर में देख लें, आपका मेरा जहाँ तक ख्याल है, ये शेरकोट के अंदर उदयपुर था, दिल्ली गेट ले लो, वहाँ ले लो, जहाँ कहीं भी ले लो, ये सिर्फ कब्रिस्तानों की तो जमीन है। इस पे क्यों ऐतराज करे जा रहे हैं? कौन यूज कर रहा है? चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि पहले वक्फ बोर्ड खुद एक कमिश्नर नियुक्त करता था जो संपत्ति का सर्वे करता था, पर नया कानून ये कहता है कि अब वो कार्य जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। इस पर किसी को आपत्ति? बिल्कुल है, पहले भी सरकार ही कर रही थी नियुक्त, अब भी सरकार आप जिला कलेक्टर साहब करेंगे तो उससे आपको क्या आपत्ति है? कोई IAS अफसर अगर करेगा तो आपत्ति है क्या? कलेक्टर साहब सरकार से अलग है क्या? अरे वो भी तो सरकारी है। वहाँ जो अधिकारी लगता है वहाँ RS लगता है, वक्फ बोर्ड में RS अधिकारी। अब IAS करेंगे, अच्छी बात है, IAS करेंगे, अच्छी बात है। ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ झुंझुना पकड़ाने के तरीके हैं, बाकी कानून वही चल रहा है। जो चीज पहले थी ना, उसको आप कह रहे हो IAS नहीं, वो RS IAS बन जाता है, फिर वो आके बैठ जाएगा। वो तो वो क्यों बात हुई? वो भी तो वही होगी, उनकी लॉबी होगी। 100% वक्फ बोर्ड का मतलब क्या? आप बताएं। अरे इनसे क्यों? वक्फ बोर्ड का मतलब है वक्फ करी जमीन का देख रेख करने वाला प्रबंधन कमेटी। आपको कानून बनाना है, स्टेट गवर्नमेंट को सारे मुसलमान जितने भी हैं, नाम जितने भी, सबको बुलाना, सलाह लेते क्या करना स्टेट से, राज्य में
और उसके खिलाफ वहाँ करते विधान लोकसभा में पारित भी कर चलिए चाचा, मैं तो आपको बुला रहा हूँ, आप इधर आओ, 2 मिनट बीच में आओ चाचा, बीच में आओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आज किसी भी मसले पर आपकी सलाह लेता हूँ कि भाई इस मस्जिद में क्या जीर्णोद्धार कराना है, तो हो सकता है कि आप अपने तरीके से उसमें जो जो कराना चाहते हैं वो मुझे बताएं, पर सरकार की नज़र में हो सकता है कि उसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो, तो सरकार हर बार अपने से, सरकार ने भी किसी से तो पूछा होगा, कानून के ज्ञाताओं से पूछा होगा, मुस्लिम समाज में जो उनके प्रतिनिधि हैं उनसे पूछा होगा, किसी से तो बात करी होगी। पूछा होता तो ये मुसलमान रोड पे नहीं आता, अरे रोड पे मुसलमान नहीं आता, आप नहीं आते ना, हमें पूछते। आज बिहार में हजारों मुसलमान बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी नहीं पूछा गया, किससे पूछा साहब? मन मर्जी हुई है ना इसमें। जेपीसी में जो मेंबर गए उनको नहीं सुना गया, उनकी बातों को उड़ा दिया गया। कांग्रेस के जो 2 MP थे लोग या ओवैसी जी थे, इन्होंने कई ऐतराज किए, कई, एक सिंगल ऐतराज लोकसभा में नहीं रखा गया। उसमें ये कहा गया कि अशोभनीय भाषा बोले, तो लोगों ने कहा भाई दूसरे सांसदों को बताइए क्या अशोभनीय। संसद में 281 वर्सेस 232 हुए, यानी 56 का फर्क है, 24 तकरीबन 56 का फर्क है, 56 का, यानी कि बहुत बड़ा वर्ग जो है वो विरोध में है। 232 लोग, वो हमारे सांसद है। और दूसरा वहाँ पर 24 मुस्लिम सांसद भी थे। आपने किससे राय ली? आप कह रहे राय ली होगी, किससे लोगे आप? किससे लोगे आप? जो उनके प्रतिनिधि मंडल कौन है? कोई है ही नहीं ना। और जो है वो सब बिके हुए या दबाए हुए या उनकी साइड में किसी भी प्रलोभन से आए हुए हैं। जेपीसी की मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ। जेपीसी की मीटिंग में 30 मेंबर होते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई जिसमें 13 मेंबर थे, 3 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे, जो सांसद थे वो मेंबर रहे, और दूसरे जो मेंबर रहे उनकी राय को माना नहीं गया। भैया जुमला जी, आप क्या कहना चाहते हो इस बिल को लेकर? बिल को लेकर ये जो सरकार है ये एंटी नेशनल मूवमेंट चला रही है, एंटी नेशनल मूवमेंट है ये सरकार का। अच्छा, आप देखिए ना मुस्लिमों से कितना प्यार करते हैं ये बीजेपी सरकार है, मुस्लिमों से कितना प्यार करती है। जितने कानून बना रहे सब मुस्लिमों के लिए कानून बना रहे हैं, जितने कानून बना रहे सब मुस्लिमों के लिए बना रहे हैं। क्या हमारा मुस्लिमों के अलावा दूसरा वर्ग भी है क्या? दलित या आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हाँ अच्छी बात है भाई, हमारे आदिवासी भाई दलित भाई भी तो मार रहे हैं। आई लव यू मोदी, अरे बोला आई लव यू मोदी जी। अरे अच्छा काम करके दिखाए, बोलेगे 10 बार। अच्छा एक अच्छा काम करके दिखा दे, बेच के संस्था बेच के काम चला रहा है, अच्छा काम करके दिखाए, हम बोलेगे 10 बार बोलेगे। चलिए अब एंटी नेशनल मूवमेंट चला रही है, आप बात सुनिए पूरा। ये इन्हों से सारे मुस्लिमों से प्यार करते हैं, मुस्लिमों के लिए कानून बना रहे। क्या किसी दलित के ऊपर कानून बनाओ ना? दलितों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, क्या किसी दलित को मंदिर में पूजा करने के लिए बिठा रही है? कहाँ रोका ये बताओ? सब जगह रोका, सब जगह रोका, कहाँ नहीं रोका? एक्शन नहीं हुआ क्या? उस पर एक्शन नहीं हुआ क्या? लोग तो पार्टी से निकालना, पार्टी से निकालना उसको। इनकी सोच देखिए ना, सोच देखिए ना, सोच गलत है तो पार्टी ने एक्शन लिया ना। सोच गलत नहीं, सोच गलत क्यों है? सोच गलत है तो पार्टी ने निकाला ना। हम सब भारतीय, सोच गलत क्यों है? सोच तो कैसे बदले? सोच कैसे बदले? अरे हिंदू मुसलमान करके रख दिया। बिल्किस बानो का मूवमेंट चला रहे, इनकी नियत खराब है। अरे चलिए आगे। अब उन्होंने यूँ कहा है कि अगर किसी सरकारी जमीन पर वक्फ की कोई भी संस्था या कोई भी ऑफिस या कोई भी आपने कुछ भी बना रखा है सरकारी जमीन पर, तो वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इससे कोई एतराज? दिल्ली में जो लाल किला है, ऐसी कई संपत्तियां हैं जिस पर आज हजारों नाजायज कब्जे कर रखे हैं, और वो भी धार्मिक के हिसाब से कर रखे हैं। और ये सब टारगेट हम लोगों को, हमारे सब कुछ होने के बावजूद भी सिर्फ मुस्लिम को, आपको कानून बनाना सबके लिए बना, पूरे लोगों ने करके पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी जमीन पर अगर कुछ भी निर्माण हुआ होगा या कोई भी कार्य चल रहा होगा वक्फ बोर्ड का, तो उसे स्वतः से निरस्त माना जाएगा। इस पर क्या कहना है? सर ये गलत है, नहीं होना चाहिए, गलत है ये अमेंडमेंट बिल्कुल गलत है। अच्छा एक मेन पॉइंट ये आया है कि पहले परिषद के सदस्य सिर्फ मुस्लिम होते थे, अब इसमें 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। क्यों देवस्थान में रखो ना भाई, मुस्लिम की तमाम संपत्ति वक्फ के लिए और हिंदू की तमाम संपत्ति देवस्थान के लिए। देवस्थान में भी ऐसा कानून बने और वहाँ भी मुस्लिमों को रखे ना। ये एंटी सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है? और ये आर्थिक रूप से मुसलमानों को कमजोर करने वाला कानून लेकर आई है। लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। चलिए, हाँ, इक्वलिटी की बात होनी चाहिए।
मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, कोई हमें इस चीज़ पे आपत्ति नहीं है कि कोई हिंदू अगर हमारी किसी कमेटी में मेंबर रहे, परंतु समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि किसी हिंदू अगर समाज की कोई कमेटी है तो जिस तरह सांसदों ने बोला कि राम मंदिर के अंदर उन्हें भी भागीदारी दी जाए, उन्हें भी मेंबर बनाया जाए, तो समानता की बात रही कहाँ? ये एक समाज विरोधी कानून बनाया है और बिना मतलब एक चलती हुई संस्था को छेड़छाड़ करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश। अब एक मेन पॉइंट है, इससे कौन कौन सहमत है बताओ। वक्फ अल उल औलाद करने से पहले अपनी संपत्ति को घर की बेटियों में और घर की बेवाओं में बांटना होगा, उसके बाद जो संपत्ति बचेगी उसे ही वक्फ किया जा सकेगा। इससे किसी को इतराज है? इतराज ये है कि क्या कितनी मात्रा में संपत्ति और कितनी वक्फ वो कर सकता है। उसके पास 1000 करोड़ है, हाँ। मान लो, तो क्या उसकी तो जो उसकी बहन बेटियों का हिस्सा है वो तो देना पड़ेगा। अरे कितना परसेंट देगा? इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें बेटियों के लिए भी, बेटियों का भी हक दिया गया इस्लाम में। बिल्कुल वही तो वो कह रहे हैं ना, बेटियों को उनका हक दे दो। अरे ये तो है, इस्लाम कहता है। तो हमारा क्या हिंदू में दिया जाता है? नहीं, लेकिन हम नहीं बोल रहे ना, लेकिन हम नहीं बोल रहे ना, आप क्यों बोल रहे हो? नहीं तो फिर कोर्ट में हम देंगे ना, तो हमारे भी जाएंगे, हाथ से मत लूट। आपका फैसला है, आप क्या करेंगे अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी जायदाद का, उस पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। बेवजह दबाया जा रहा है। मयूर जी अगर चाहें तो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दान कर सकते हैं। 1954 के एक्ट में ये पाबंदी थी कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति दान करेगा, पर 2013 में इसे खोला गया, इसे अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति इस देश का वक्फ में अपनी संपत्ति को दे सकता है। और वापस अभी जो नया कानून लाया गया उसके तहत इस पर रोक लगा दी गई है कि सिर्फ मुस्लिम ही अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ में दे सकेगा। जी सर, हम यही कह रहे हैं कि आप मेरे घर में मुझे क्या करना है, आप मेरे घर में कैसे घुस रहे हैं? ये तो मैं फैसला करूंगा कि मेरे घर में मुझे किसके लिए क्या करना है। हम यही कह रहे हैं, यही दखलंदाजी तो है केंद्र सरकार की कि सिर्फ घर में घुस जाओ और इनके फैसले हम करेंगे। ये क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे, इनकी वर्क प्रॉपर्टी को हम कैसे देखभाल करेंगे। तो ये बिल जो है पूरी तरह से फर्जी है और हम पूरा मुल्क इसका विरोध करता है और मुस्लिम समाज इसका तहे दिल से मजम्मत करता है और इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए मुस्लिम समाज बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिन लोगों ने इसके लिए सपोर्ट किया है, नीतीश और नायडू की सरकार, और वो यूपी में अपने क्या नाम है चौधरी जी, उधर पासवान जी, इन्होंने जो इनको किया है इनको भी भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में हम फिर मुस्लिमों से कहते हैं कि इन लोगों से दूरी बनाए रखें और इनसे किसी तरह का राजनीतिक मेलजोल न रखें। धन्यवाद। हाँ, एक सेकंड। ऐसा है कि मुसलमानों को सबको रोड पे निकाल दिया है इसने, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं और इस बिल को हम हाय करते हैं। बिल्कुल जी, हाय करते हैं। बिल्कुल। सलीम साहब, अंतिम शब्द आपसे लूंगा, जल्दी से अपनी बात समाप्त कीजिएगा कि इस वक्फ बिल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं तो विरोध करता हूँ सब एजे मुसलमान होने के नाते कि ये जो हुआ पास हुआ गलत है, सिर्फ संख्या बल के आधार पर पास हुआ, किसी मुसलमान की राय नहीं ली गई। जी, तो यहाँ पर आपने जो गरीबों को जो दान देते हैं लोग, आज जैसे वक्फ में जो दान दे रहे हैं तो हिंदू नहीं दे सकेगा, तो इसी तरह क्या मंदिर और मस्जिद के बाहर खड़े रहने वाले गरीब लोगों को भी ये देख के दिया जाएगा कि ये मुसलमान 5 साल का था तब इसको देना है जी, या 5 साल का हिंदू था तब इसको ये दान देना? क्या वहाँ भी मोदी जी इसके लिए कोई विशेष कानून बनाएंगे? वक्त के लिए बनाया तो उसके लिए भी बनेगा कि कहाँ कहाँ दान दिया जा रहा है, कैसे कैसे दान दिया जा रहा है जी, हर दान देने वाले को। आपने यहाँ पर मेवाड़ का शब्द का यूज़ किया है और यहाँ पर आपने सभी को फ़ोन करा। हम सभी आए हैं मुस्लिम समाज के लोग और हम सारे ही मुस्लिम समाज के लोग जो मेवाड़ के रहने वाले हैं, इस जो नए संशोधन या आपको इसका एक चीज़ और बताऊँ कि आपने एक नया नाम दे दिया, नाम भी चेंज कर रही है सरकार, बहुत ख़राब सरकार है ये, आने वाले वक्त के लिए बहुत खराब बात कर रही है कि इसका नाम भी चेंज करिए। आप नाम भी थोड़े साल बाद अलग सुनना ही देगा इसको। इसलिए हम पूरे मेवाड़ वासी इस बिल का विरोध करते हैं जो 2025 में मोदी सरकार लाई है। वक्फ बिल 2025 हाय 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 हाय। तो आपने देखा कि किस तरह से मेवाड़ का आम जो मुसलमान है उसका मन क्या कहता है। वाकई में लोग बिल्कुल वक्फ जो बिल है उसके खिलाफत यहाँ पर करते नजर आए हैं। हालांकि हमने बीजेपी विचारधारा से रखने वाले मुसलमानों को भी इसमें आमंत्रित किया था, पर वे शायद किसी वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए। अब ये उनका निर्णय है। बहरहाल जिससे भी हमने बात करी उनका मन तो यही कहता है कि वक्फ बिल में हुए बदलावों से लोग यहाँ पर संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। अब ये सरकार को निर्णय करना है कि क्या वाकई में किसी एक कौम की विचारधारा को यहाँ पर सम्मान दिया जाएगा, क्या इस बिल में कुछ चेंजेस यहाँ पर होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।